लुटेरे तैयार थे, असलहे और गोला बारूद के साथ। प्लानिंग पुख्ता थी, इंतजार था तो बस रात बीतने का। सुबह होते ही उन्हें धावा बोल देना था। सुबह हुई और लुटेरों ने धावा बोल दिया। यह देश ही नहीं, शायद दुनिया की पहली ऐसी डकैती थी जिसमें रुपया, पैसा, सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि एक देश के जिस्म से उसकी जान को लूटा गया था। क्योंकि अब से लगभग 67 साल पहले यह हमला भारत के लोकतंत्र पर हुआ था। वो साल था 1957 और जगह थी बिहार के बेगूसराय के रचियाही गांव का एक पोलिंग बूथ। खंडहर में तब्दील रचियाही का ये वही पोलिंग बूथ है जहां गणतंत्र भारत के इतिहास की पहली बूथ कैप्चरिंग की घटना दर्ज हुई थी। बूथ कैप्चरिंग मतलब धन बल की ताकत से जन बल को शिकस्त देकर लोकतांत्रिक विचारों को लूट लेना। यहां गौरतलब है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बूथ कैप्चरिंग का यह काला अध्याय उसी बिहार राज्य से शुरू हुआ था जिस बिहार की सरजमी वैशाली को दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना का गौरव प्राप्त है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि उसी बिहार के बेगूसराय में कामदेव सिंह नाम के एक कुख्यात अपराधी ने आजाद भारत में तब पहली बार लोकतंत्र को अगवा कर लिया था। कामदेव सिंह ने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कांग्रेसी उम्मीदवार सरयुग राय के समर्थन में बूथ लूट की इस घटना को अंजाम देकर चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के सामने भविष्य में आने वाली एक गंभीर चुनौती का बीज बो दिया था। 1957 में 24 फरवरी से 9 जून के बीच हुआ वो देश का दूसरा आम चुनाव था जो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास की पहली बूथ कैप्चरिंग की चिंगारी के साथ संपन्न हुआ था। इस तारीख और इस साल से पहले हिंदुस्तान में न कभी बूथ कैप्चरिंग हुई थी और न ही आम हिंदुस्तानियों ने यह शब्द कभी सुना था, क्योंकि इससे पहले साल 1951 और 52 में आजादी के बाद भारत में पहली बार जब आम चुनाव हुए थे तब दुनिया की निगाह भारत पर थी। दुनिया यह देखना चाहती थी कि सैकड़ों साल की गुलामी के बाद गरीब, गुरबा, पिछड़ा, मजहब, संप्रदाय और जाति के चक्रव्यूह में फंसा अशिक्षित भारत अपने लोकतंत्र की हिफाजत कर भी पाता है या नहीं। लेकिन बेहद शांतिपूर्ण और शानदार तरीके से देश में चुनाव कराकर भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। राजनीतिक धरातल पर भारत में गणतंत्र की स्थापना की इस पहली कामयाबी को अगर वैश्विक राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो दुनिया के राजनीतिक इतिहास का यह वो दौर था जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग की आंधी थी। माओ कहता था कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा देती है। मगर उसी कालखंड में भारत ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों के जरिए महात्मा गांधी के मूल्यों को सहजते हुए माओ त्से तुंग के उस विचार को झूठा साबित कर दिया था। लेकिन हिंदुस्तान के नए नवेले गणतंत्र में फ्री एंड फेयर मतदान की यह कामयाबी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी और 1957 के आम चुनावों में बिहार में हुई बूथ कैप्चरिंग की घटना से अपराधियों, दबंगों और धनबल की ताकत रखने वाले लोकतंत्र के दुश्मनों को यह समझ में आ गया था कि लोकतंत्र को भी अगवा किया जा सकता है। बंदूक के दम पर भी सत्ता हथियाई जा सकती है। बुलेट की ताकत से बैलेट को जीता जा सकता है, क्योंकि 1957 के बाद 1962 यानी कि तीसरे आम चुनाव में एक बार फिर से बिहार में उसी कामदेव सिंह ने एक साथ लगभग 5 बूथों को कैप्चर कर लिया और 1971 में रिकॉर्ड 34 पोलिंग बूथ पर कब्जा करके भारत के गणतांत्रिक ढांचे और निर्वाचन आयोग को चुनौती दे दी। भाड़े पर बूथ कब्जा करने का कामदेव सिंह का यह धंधा खूब फलने फूलने लगा और इसके बाद कमोबेश पूरे बिहार का चुनाव कामदेव सिंह कंट्रोल करने लगा।
तब कहा जाता था कि काका कामदेव अगर चाहें तो चूहे भी चुनाव जीत जाएं। और फिर बिहार से पैदा हुई बूथ कैप्चरिंग कल्चर की ये चिंगारी आग बनकर देखते ही देखते उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक फैल गई और आगे चलकर कमोबेश सारा का सारा हिंदुस्तान इस आग में झुलसने लगा। यही वो वक्त था जब 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से भारत में सशस्त्र नक्सली आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और 70 का दशक आते आते माओ समर्थक नक्सलियों की एंट्री चुनावी राजनीति में भी हो गई। दूर दराज के इलाकों में नक्सली संगठन हिंसक तरीके से चुनाव को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। उधर देश के कई राज्यों, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग एक ऑर्गेनाइज उद्योग का शक्ल अख्तियार करने लगा, जिसके साथ ही बूथ लूट के लिए दंगे, फसाद, आगजनी, अपहरण, हत्या, बलात्कार एक रिवायत बन गई। जैसे चुनाव होते थे वैसे ही बूथ कैप्चरिंग होती थी। फिर कई मामलों में पुनर्मतदान होता था और कई मामलों में तो पुनर्मतदान भी नहीं हो पाता था, या होता भी था तो पुनर्मतदान में भी बूथ लूट लिया जाता था। ये सब कुछ एक आम घटना हो गई। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा के चुनावों तक बूथ कैप्चरिंग की धमक सुनाई पड़ने लगी। शुरुआत में कई सफेदपोश नेता भाड़े के लुटेरों के जरिए बूथ कैप्चरिंग करवाते थे, लेकिन बहुत जल्द ही लुटेरों को यह समझ में आ गया कि बूथ कैप्चरिंग के रास्ते वो खुद भी नेता बनकर संसद और विधानसभाओं में सेंध लगा सकते हैं। दबंग, अपराधी और बाहुबलियों के लिए बूथ कैप्चरिंग के दम पर चुनाव जीतना या किसी को हराना बाएं हाथ का खेल हो गया। इसीलिए राजनीतिक दल भी ऐसे लोगों को बड़ी तादाद में टिकट देने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ जहां जनहित में समर्पित साफ सुथरी छवि के लोग चुनावी राजनीति से दूर होते चले गए, वहीं दूसरी तरफ बड़ी तादाद में हिस्ट्री शीटर, अपराधी संसद और विधानसभाओं में कथित तौर पर चुनकर जाने लगे और यहीं से ऑर्गेनाइज तरीके से राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण का एक लंबा अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। हमसे भी मोटे मजबूत लोग आए, चुनाव बढ़िया होगा और आप निश्चित रहे, चुनाव लड़ना हर तरह जानते हैं। कई भाषा हम लोग को आती है, जो भाषा समझ में आती है वो बोलते हैं। टारगेट पे हम लोग काम करेंगे। यदि वहाँ गोली चलाना पड़ेगा तो हम लोग गोली चलाएंगे। मुख्य मुद्दा मुन्ना शुक्ला, मुख्य मुद्दा लालगंज, लालगंज का शान, लालगंज का आन, लालगंज का बान, लालगंज का लाल, मुन्ना शुक्ला, जिस पर दंगा फैलाने का आरोप है, जो लाश गिरवाते हैं, जो लूटते हैं गरीबों के, जो बांटता है वो भी बाहुबल, जो लूटता है वो भगवान। जो वोट बर्बाद कर रहा है उसको रोक रहे हैं। हाँ, अपने कैंडिडेट को दे रहे हैं। मतलब सबको निकाल के वहाँ पहुँचाए हैं। अच्छा। और सब 7% जा रहा है हमारे। हाँ, आपके विरोधी को? विरोधी का यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा। जब यहाँ हम है तो विरोधी कहाँ से? आप कहते हैं भूमिहार का, बाकी लोगों से आप जाके बात कीजिए एकांत में, किसी जाति धर्म के लोग से, कि क्यों वोट आप देते हैं सूरज। लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, स्पेशली मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे समर्थक बता देंगे उनको। इस तरह 1957 में बिहार से पैदा हुआ बूथ कैप्चरिंग कल्चर अगले लगभग 4 दशकों तक हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या करता रहा। बुलेट और बैलेट के इस गठजोड़ ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद को हिला कर रख दिया था, क्योंकि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से अधिक महत्वपूर्ण शायद कुछ भी नहीं हो सकता। और किसी गणतांत्रिक देश के लिए इससे बड़ा खतरा या नुकसान और क्या हो सकता है कि उस देश के नागरिकों का मतदान प्रणाली से भरोसा खत्म होने लगे। उस दौर के भारत में यही हो रहा था। चुनाव आते रहे, जाते रहे, हालात चुनाव दर चुनाव बदतर होते गए और आम लोगों का यकीन चुनावी राजनीति से उठने लगा। Voters has come to believe that if they come out to vote, the administration will give them full protection and they are free to vote in the party whichever they like. कि अपने घर से लेकर वोट देने जाने तक, जाने में, आने में, वोट देने के पहले, वोट देने के बाद उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और इन सब के बीच लहूलुहान लोकतंत्र और लोकतंत्र का रक्षक चुनाव आयोग असहाय और बेबस नजर आ रहा था। आजादी के बाद
25 जनवरी 1950 को जब भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तब मंशा यही थी कि भारत का निर्वाचन आयोग देश में गणतंत्र और गणतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगा और बदलते वक्त के साथ चुनाव सुधार कर लोकतंत्र को मजबूती देगा। लेकिन हो ये रहा था कि सत्ता और नेताओं के बोझ तले दबा चुनाव आयोग लोकतंत्र की दुर्गति का मूक दर्शक बना बैठा दिख रहा था, क्योंकि भारत में चुनाव सुधार कार्यक्रम सिर्फ समितियां बनाने तक ही सीमित रह गई थी। इस दौर में भी कई समितियां बनी, जिनमें तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति तथा के संथानम समिति प्रमुख हैं। सरकारें आती थीं, जाती थीं, समितियां बनती थीं, लेकिन इन समितियों की सिफारिशें धरातल पर कम ही उतर पाती थीं और चुनाव आयोग चाह कर भी इस दिशा में कुछ खास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि छोटे मोटे फैसलों के लिए भी उसे नेता, सत्ता और कानून मंत्रालय से स्वीकृति की दरकार होती थी। इसके अलावा आयोग की लाचारी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि चुनाव सुधारों को लेकर जैसी स्वतंत्रता, अधिकार और संसाधन निर्वाचन आयोग को मिलना चाहिए थे वो नहीं थे, क्योंकि सत्ता में आते जाते नेताओं में इस गंभीर समस्या के समाधान को लेकर ना कोई प्रतिबद्धता थी और ना ही इच्छा शक्ति। दूसरी तरफ उस वक्त देश के तमाम हिस्से ऐसे भी थे जहां न बिजली थी, ना सड़क थी और ना ही दूर संचार के माध्यम थे। इसीलिए दुर्गम इलाकों में पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं हो पाता था। इन सब के अलावा मतदाताओं में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव था और इन सारी बातों का सीधा फायदा अपराधियों को मिलता था। लेकिन बूथ कैप्चरिंग कल्चर के जड़ में जो सबसे बड़ी वजह थी वो था बैलेट पेपर के जरिए मतदान होना, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के जरिए मतदान कराने का कोई विकल्प मौजूद नहीं था। इसीलिए बैलेट पेपर ही पहला और आखिरी विकल्प था और बैलेट पेपर ही लुटेरों को भ्रष्टाचार की पूरी सहूलियत देता था। बैलेट पेपर से चुनावों के दौर में हर प्रत्याशी के लिए पोलिंग बूथ में अलग अलग बैलेट बॉक्स रखा जाता था। इन बक्सों पर प्रत्याशी का सिंबल छपा होता था। मतदाताओं को बैलेट पेपर अपनी पसंद के प्रत्याशी के बैलेट बॉक्स में डालना होता था। दरअसल बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाकर बैलेट को बक्से में डाल देने की यह प्रक्रिया ही पोलिंग बूथों पर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह बन गया था, क्योंकि माफिया महज कुछ ही मिनटों में हजारों फर्जी वोटिंग कर देते थे। कई मामलों में अपराधी नकली बैलेट पेपर खुद ही प्रिंट करके मतदान पेटी में डाल देते थे। कई बार असली मतदाताओं के आने के पहले ही बैलेट बॉक्स को फर्जी बैलेट से भर दिया जाता था। हद तो तब हो जाती थी जब अपराधी मतदाताओं के बीच जाकर ये ऐलान कर देते थे कि मतदान के लिए आने की जरूरत नहीं है, आपका वोट हम दे देंगे। एक तरीका यह भी था कि मतपेटी में स्याही या पानी डाल दिया जाए या बैलेट पेपर ही लूट लिया जाए और इस अंधेर गर्दी का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं, पिछड़े, दलित, वंचित और कमजोर वर्ग के मतदाता होते थे। दहशत की वजह से ये लोग वोट देने ही नहीं जाते थे और अगर जाते भी थे तो उनका वोट पहले ही पड़ चुका होता था। पार कर दीजिए और सब छापा मेरे लीजिए। वो हमें मारकर भगा रहे हैं और वोट नहीं डालने दे रहे। हमें वोट नहीं देने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चले जाओ। और इन सारे मामलों में दबंग नेता और अपराधी या तो मतदान कर्मचारियों से मिलीभगत कर लेते थे या उन्हें पैसे के दम पर खरीद लिया जाता था या फिर बंदूक और दबंगई से डरा धमकाकर बूथ कैप्चर किया जाता था। इन सब के अलावा चुनाव के बाद बैलेट पेपर की गिनती करना भी एक बहुत पेचीदा काम था। एक तरफ जहां इसमें हेरफेर की गुंजाइश बनी रहती थी तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा श्रम और समय लगता था। 80 का दशक आते आते बूथ कैप्चरिंग और इसकी वजह से हुई हत्या, लूट, बलात्कार, दंगा, फसाद, आगजनी अंतहीन सिलसिला की तरह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। स्थिति भयावह हो गई और यहीं से फ्री एंड फेयर मतदान के लिए बैलेट पेपर के विकल्प की जो तलाश शुरू हुई वो तलाश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन की शक्ल में सामने आई। लेकिन देश में ईवीएम से जब पहली बार पहला चुनाव हुआ तो सेम सीट पर सेम चुनाव में 2 लोगों की जीत के साथ ही हुई थी 2 लोगों की हार।
मतलब कि चुनाव एक, सीट एक और हारने जीतने वाले 4 कैसे हुए? कैसे हुआ यह चमत्कार? ये दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।